हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। तो दिस इज द फोर्थ क्लास ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें देखो हमने बेसिक वाला जो पार्ट है, बेसिक जो काम है हमने कर लिया हुआ है। इसमें हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन सेज इफ द इक्वेशन x² + mx + 96 हैज टू डिस्टिंक्ट इंटीग्रल रूट्स, इंटीजर रूट्स मतलब इंटीग्रल रूट्स, देन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर मॉड m। मॉड m की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x² + mx + 96 = 0। चलिए देखो क्या करेंगे, यहाँ पे इसके दो डिस्टिंक्ट इंटीग्रल रूट दे रखे हैं आपको। इक्वेशन आपकी क्या है, x² + mx + 96 = 0। अब यार इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो इसके रूट्स है वो इंटीजर्स ही होंगे, इंटीजर्स के अलावा फ्रैक्शन में रूट इसके नहीं आ सकते, ये चीज़ का ध्यान रखना है। डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हमें ये देखना है कि पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि कितनी पॉसिबल वैल्यूज मॉड m की आ सकती है। नो m इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो m मुझे मिलेगा कैसे, पहले तो ये देखना पड़ेगा। मुझे पता है सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, तो इस केस में अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स हो जाएगा -b। यहाँ पे b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, वो यहाँ पे m है और लीडिंग कोफिशिएंट आपका 1 है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -m। तो यहाँ से m की वैल्यू मुझे मिलेगी, मतलब मुझे अगर अल्फा बीटा मिल जाते हैं तो उनका सम जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू -m। तो वहाँ से मैं m निकाल सकता हूँ, तो फिर वहाँ से मॉड m की वैल्यूज़ निकल जाएंगी। ठीक है, अब मेरा जो काम है वो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ निकालना है। उसके लिए मैं ये 96 को यूज़ करूँगा बिकॉज ये कांस्टेंट टर्म आपकी। तो अब मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो 96 है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a है, c/a मतलब 96 है, 96/1 96 है। अल्फ़ा बीटा दो इंटीजर्स हैं, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 96 आ रहा है जो पॉजिटिव है। सो प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव है, इसका मतलब अल्फ़ा बीटा दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर अल्फ़ा बीटा दोनों ही नेगेटिव होंगे, तभी प्रोडक्ट इनका पॉजिटिव 96 आ सकता है। और इंटीजर्स भी हैं, मतलब दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 96 है। ये कैसे बन सकता है, बेसिकली तो आपको 96 के फैक्टर देखने हैं कितने होंगे। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है 96 बनने की। एक तो ये बन सकता है 1 × 96, तो अल्फ़ा 1 बीटा 96। ठीक है, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता अल्फ़ा 1 है या बीटा 1 है, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, एक ही बात है। 2 × 48 बन सकता है, 3 × 32 बन सकता है, 4 × 24 बन सकता है, 6 × 16 बन सकता है, 8 × 12 बन सकता है। ठीक है, ये डिफरेंट आपके पास वेज हैं। हाँ, आप बोलोगे सर 12 × 8 भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, बट 12 × 8 और 8 × 12 एक ही बात है। एक बात क्यों है, क्योंकि मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, है ना। मुझे अल्फ़ा बीटा अलग अलग से फ़र्क नहीं पड़ता। अल्फ़ा 8 ले लीजिए, बीटा को आप 12 ले लीजिए, तब भी 8 + 12 20 बनेगा। अगर आप अल्फ़ा को 12 लेते हो, बीटा को 8 लेते हो, तब भी आपके पास 12 + 8 20 बनेगा। तो फ़र्क नहीं पड़ता 8 अल्फ़ा है या 8 बीटा है, राइट। तो ये एक ही चीज़ है। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बन रही हैं व्हेन अल्फ़ा बीटा बोथ आर पॉजिटिव, राइट जी। अब पहला केस लेके चलूँ, अगर मैं अल्फ़ा मान लीजिए आपका अल्फ़ा है और ये आपका बीटा है, तो पहला केस अगर लेके चलता हूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपका 1 + 96, ये आपका हो गया -m। तो यहाँ से आप कह सकते हो m की वैल्यू -97 होगी। तो मॉड m की वैल्यू, मॉड लेंगे तो 97 हो जाएगी। तो मॉड m हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, तो मॉड m की वैल्यू क्या आ गई, सिंपली जो इनका सम है 1 + 96 का सम, राइट। तो यहाँ से 1 + 96 97 बनेगा, यहाँ से 2 + 48 50 बनेगा, यहाँ से 35 बनेगा, यहाँ से 28 बनेगा एंड सो ऑन। तो कितने आपके पास m की वैल्यूज़ पॉसिबल है यहाँ से। तो अगर मैं यहाँ पे अब लिख दूँ कि मॉड m कितना होगा, तो मॉड m यहाँ पे मेरे पास इनका सम बन जाएगा 97 हो जाएगा, इनका सम हो जाएगा 50, इनका सम हो जाएगा 96। ठीक है, सॉरी 35 सम कर रहे हैं हम लोग, 35, यहाँ 28 हो जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा। सो दीज आर द 6 वैल्यूज पॉसिबल। अब ये 6 वैल्यूज तब पॉसिबल है व्हेन अल्फा बीटा दोनों ही पॉजिटिव लेके चल रहे हो आप। ठीक है ना। अब इसके बाद एक और पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर अल्फ़ा और बीटा दोनों ही नेगेटिव हो तो, ठीक है, तो उस केस में क्या बनेगा, अल्फ़ा बीटा आपका 96 है। ठीक है ना। अभी कैसे हो सकता है, -1 × -96, फिर -2 × -48, फिर -3 × -32 एंड सो ऑन, -4 × -24, फिर आगे -6 × -16 और -8 × -12। अब इसमें देखो
अगर मान लीजिए मैंने इसको अल्फ़ा और बीटा माना, इसको अल्फ़ा माना, इसको बीटा माना, तो अब यहाँ वापस आते हैं यहाँ से। अब माइनस m की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -1 -96, यानी कि -m आपका हो जाएगा -97। तो m की वैल्यू आपकी फिर से 97 आ जाएगी, विच मीन्स जिसका मॉड लेंगे वो अगेन 97 रहेगा। क्योंकि आप मॉड लेके चल रहे हो तो जो सम है वो अल्टीमेटली सेम ही रहने वाला है, 97 ही रहेगा। मतलब यहाँ से भी आपको सम कितना मिलेगा, यहाँ से सम 97 मिलेगा। सेम आप यहाँ से करोगे तो यहाँ से फिर से आपको 50 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से करेंगे फिर से आपको 35 ही मिलने वाला है, यहाँ से फिर से 28 ही मिलेगा। मतलब जो आपने 6 वैल्यूज़ पहले लिखी हुई हैं यहाँ पे, सेम ही 6 वैल्यूज़ यहाँ आपके पास आएंगी। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ आर पॉसिबल फॉर m। तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ की बात करें, डिस्टिंक्ट 6 ही आ रही हैं, चाहे अल्फा बीटा दोनों पॉजिटिव हो जाएं या अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव हो जाए, दोनों ही केसेस में जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं वो 6 आएंगी। सो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अब यहाँ पे क्या बोला गया, P एंड Q दे आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन हमें दे रखी है, इसके रूट्स हैं P और Q। अगर दूसरी इक्वेशन जो दे रखी है 3x² + bx + c = 0, इसके रूट्स अगर P - 2 एंड Q - 2 हैं तो हमें निकालना है B - c की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ B - c। ठीक है, तो क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो पहली चीज़ तो ये दे रखी है कि P और Q इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो ये इक्वेशन मेरे पास आ रही है x² + 7x - 11 = 0। ठीक है, इसके रूट्स हैं P एंड Q। देखो यार होता ये है कि अगर तो मैं रूट निकाल सकता हूँ, मान लो इंटीग्रल रूट्स आ रहे हैं या फिर नॉट ओनली इंटीग्रल, अगर रैशनल रूट्स भी आ रहे होंगे ना तब भी मेरे लिए काम आसान हो जाता है, अगर मैं P और Q की वैल्यू पहले निकालने की कोशिश करूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए रैशनल रूट्स आ रहे हैं, P और Q की वैल्यू रैशनल नंबर्स में आ रही है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर को भी ये चीज़ पता है, तो वो क्या करता है, जनरली आपको रैशनल रूट नहीं देता, या तो वो इरेशनल रूट देगा या फिर आपको इमेजिनरी रूट्स देगा। ठीक है, सो दैट आप कुछ और सोचो, आप डिफरेंट वे में सोचने की कोशिश करो उसको। तो यहाँ पे देखा जाए क्या इसके रूट्स रैशनल आएंगे, अगर वो देखना हो मुझे तो मैं क्या चेक करूँगा, इसका चेक करूँगा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा, डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, तो वो आएगा बीज कोफिशिएंट ऑफ x 7 का स्क्वायर -4 इंटू a आपका 1 है, c आपका -11 है, तो ये हो गया 49 + 44, ये आपका बन गया 93। 93 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और हमने पिछली क्लासेस में किया है कि अगर आपको रूट्स रैशनल चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसके रूट्स रैशनल नहीं आएंगे, इसके रूट्स, अच्छा d पॉजिटिव ज़रूर है तो रूट्स इमेजिनरी तो नहीं होंगे, तो रूट्स क्या होंगे, इर्रेशनल रूट्स होंगे। तो अब या तो मैं इर्रेशनल रूट्स में से एक को P मान लूँ, एक को Q मान लूँ, फिर उसमें -2 और -2 दोनों में से कर दूं। ठीक है, तो इरेशनल रूट्स में मतलब काम करेंगे, क्वेश्चन तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। राइट, तो उससे अच्छी अप्रोच ये है कि मुझे पता है कि रूट्स इसके परफेक्ट स्क्वायर, डिस्क्रिमिनेंट्स का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, रूट्स इसके इरेशनल आने वाले हैं, तो हम रूट्स निकालेंगे नहीं। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, हमने चेक कर लिया, इसको छोड़ देते हैं, स्पेस का थोड़ा कॉन्स्टेंट रहेगा, तो इसके रूट नहीं निकालेंगे हम लोग। राइट, जब रूट नहीं निकालेंगे तो लेकिन मुझे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो यूज़ करना पड़ेगा। मैंने पहले भी पिछली क्लासेस में बोला है कि कुछ नहीं है तो सम और प्रोडक्ट तो निकाल ही लो ना। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर यूज़ नहीं भी होता तो कौन सा हमारा नुकसान हो रहा है उस पर। राइट, तो यहाँ पे इसके रूट्स दे रखे हैं P और Q। सो इट्स रूट्स आर P एंड Q। ठीक है ना, तो सम ऑफ रूट्स P + Q -7 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स P × Q -11 है। ठीक है, -11 क्यों, बिकॉज C/A चल रहा है, C ऑलरेडी आपका नेगेटिव है। अब दूसरी क्वेश्चन आपको दे रखी है 3x² + bx + c = 0, इसके रूट्स हैं P - 2 एंड Q - 2। राइट, सो इसके रूट्स हैं, इट्स रूट्स आर P - 2 एंड Q - 2, जिनको यूज़ करके हम B और C की वैल्यूज़ निकालेंगे यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट लगाते हैं पहले। सम ऑफ रूट्स मतलब P - 2 पहला रूट प्लस Q - 2 सेकंड रूट। सम ऑफ रूट्स P - 2 इज द फर्स्ट रूट, Q - 2 इज द सेकंड रूट। सो ये आपका बनेगा -b/a होता है, a आपका 3 है यहाँ पे, सो -b/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये आपका P + Q, ये बन गया P + Q -4 = -b/3। अब ये P + Q की वैल्यू मुझे यहाँ से पता है वो -7 है, तो यहाँ पुट कर देते हैं इसको, तो ये बन जाएगा -7 - 4 = -b/3। तो यहाँ से आप कह सकते हो -b/3 की वैल्यू आ रही है -11, तो यहाँ से b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 33। ठीक है, b आपका यहाँ पे 33 आ जाएगा। तो मुझे पहला
तो मेरा वेरिएबल जो था, जो अननोन कोफिशिएंट है, सॉरी, वो मिल गया मुझे, b की वैल्यू मिल गई, b इज़ 33, सॉरी, ठीक है, 33 आ गया। चलिए, तो यहाँ हमने यूज़ किया सम ऑफ रूट्स। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स यूज़ करेंगे तो सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स में देखो, पहला रूट है p-2, दूसरा रूट है q-2, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स बनेगा c/a, यानी कि c/3। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, p इंटू क्यू माइनस, देखो -2p -2q, तो -2 कॉमन ले लिया मैंने, p प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है। -2 इंटू -2 +4 हो जाएगा, इज इक्वल टू c/3। पी क्यू की वैल्यू -11 है, -2 इंटू ये आपका -7 है, ठीक है, p प्लस क्यू -7 है +4 इज इक्वल टू c/3। तो ये बन गया -11 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये +14 +4 इज इक्वल टू c/3। तो यहाँ से आप कह सकते हो c/3 की वैल्यू आ रही है आपके पास 18 - 11 7 आ गई, तो यहाँ से c की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 21, ठीक है। c मेरा 21 आ गया। अब b मेरे पास 33 है, c मेरे पास 21 है। क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द डिफरेंस ऑफ द टू, b माइनस c की वैल्यू पूछी हुई है, सो b माइनस c आपका बन जाएगा 33 - 21, सो 12 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो यार, इस क्वेश्चन के लिए हमें एक्चुअल में रूट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। रूट में, अच्छा, अगर यहाँ पे रूट्स मेरे पास रैशनल आते ना तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता। मान लो रूट, किसी इक्वेशन के रूट 5 और 3 आ जाते, ठीक है ना, तो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन के रूट बन जाते 5 - 2 3 और 3 - 2 1, तो 3 और 1 रूट बन जाते, सीधा सम और प्रोडक्ट लगा के मैं वहाँ से b और c निकाल सकता था। यूज़ तो अभी भी हमने सम और प्रोडक्ट निकाल के किया, लेकिन इस बार हमने रूट नहीं निकाले, इस बार हमने सीधा रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट यूज़ किया है, ठीक है। तो ये ज़रूर, मतलब हमेशा आपको इसी अप्रोच से नहीं करना है, ये ध्यान रहे कि हर बार नहीं आप p प्लस क्यू, मतलब रूट का सम और प्रोडक्ट निकालने बैठ जाओ। पहले एक बार कोशिश करके देखो कि क्या रूट निकलते तो नहीं है। ऐसा तो नहीं एग्जामिनर आपको इक्वेशन ही ऐसी दे रहा है जिसके रूट आप निकाल सकते हो और वो रैशनल रूट्स हैं, ठीक है। अगर रैशनल रूट्स निकाल पा रहे हो फिर तो बहुत ही आसान हो गया ना हमारे लिए काम, फिर तो बहुत ईजी है, फिर तो हमें ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, इतना कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधा सम ऑफ रूट, मतलब जो भी हमारे रूट यहाँ से आए उसमें से 2 माइनस करो तो दूसरी इक्वेशन के रूट्स बन जाएंगे आपके पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। चलो, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, सच दैट a b c रैशनल नंबर्स हैं, ऑलराइट। a इज नॉन जीरो इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3। सम ऑफ रूट्स दे रखा है, मतलब -b/a दे रखा है आपको, वो 3 है। सम ऑफ स्क्वेयर्स इज 1, देन वैल्यू ऑफ c/b कितना होगा, ऑलराइट। देखो यार, होता ये है कि जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना वैसे वैसे करते जाओ। अब यहाँ पे मुझे इक्वेशन भी a b c की फॉर्म में दे रखी है, ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व तो कर नहीं सकता है, रूट तो इसके निकाल नहीं सकता है। इतना बोला है कि इसके जो रूट्स हैं उनका सम दे दिया और उनके सम के स्क्वेयर्स का सम दे दिया, ठीक है ना, तो रूट तो निकाल नहीं सकते हम यहाँ पे, क्योंकि इक्वेशन ही आपको a b c की फॉर्म में दे रखी है। तो जो बोला जा रहा है, जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे आप करते जाओ इसमें। तो यहाँ मेरे पास इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। इसके रूट्स मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा है। मान लो रूट्स जो है दे आर अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। क्या दिया पहले मुझे दिया गया सम ऑफ रूट्स, दैट इज़ 3, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 3, विच इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a। तो यहाँ से बेसिकली मुझे -b/a दे रखा है 3, ठीक है। इसको नंबर 1 दे दीजिए, इसको हम अभी के लिए यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वेयर्स इज 1, सम ऑफ स्क्वेयर्स इज 1। चलो अभी हमने सम ऑफ रूट निकाला, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट भी यहाँ निकाल लूँ अल्फा इंटू बीटा, तो c/a हो जाएगा वो आपका, ठीक है। इसको रख लो अपने पास। और क्या दिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वेयर्स इज 1, मतलब अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ये दे रखा है, ठीक है। अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इज 1। तो यहाँ पे अब क्या करें, मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है, मुझे अल्फा इंटू बीटा पता है, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर 1 दे रखा है, तो क्या यूज़ करें यहाँ पे। देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, सिंपल बेसिक आइडेंटिटी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। इसको यूज़ कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर -2 अल्फा बीटा, नाउ दिस इज इक्वल टू 1।
अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा जो है दैट इज इक्वल टू, या तो उसको माइनस बी अपॉन ए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या फिर उसको सीधा आप यहाँ पे 3 रख लो। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, इसको लिखो 3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से मुझे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स मिल जाएगा, यानी कि मुझे यहाँ से सी ओवर ए मिल जाएगा यहाँ पे। अब तो ये आपका बन गया यहाँ पे 9 माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, और 2 अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगी, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी, विच इज़ नथिंग बट सी अपॉन ए, ठीक है, सी अपॉन ए आपको मिल गया 4। अब पूछा क्या गया है, देखो ज़रा, पूछा हमसे ये गया है कि वैल्यू ऑफ सी अपॉन बी, पूछा गया है सी अपॉन बी कितना होगा। तो सी अपॉन बी के लिए यार आप एक चीज़ नोटिस करो कि अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, या ऐसे लिखूँ सी ओवर ए डिवाइड बाय बी अपॉन ए, अगर ऐसे लिखोगे आप तो सी अपॉन ए डिवाइड बाय बी अपॉन ए का मतलब ए अपॉन बी हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा तो ये सी ओवर बी ही बन जाता है, ठीक है ना। तो सी ओवर बी इज़ नथिंग बट सी ओवर ए डिवाइड बाय बी ओवर ए। सी ओवर ए कितना आ गया यहाँ से, वो यहाँ से 4 आ रहा है, डिवाइड बाय बी अपॉन ए, देखो माइनस बी अपॉन ए 3 है आपका, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि बी अपॉन ए की वैल्यू -3 होगी, ठीक है, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। सो यही पूछा गया था आपसे, दिस इज योर आंसर, ठीक है, -4/3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते जाओ। मैंने पहली क्लासेस में भी बोला है कि, पिछली क्लासेस में भी बोला है कि अगर कुछ नहीं पता चल रहा है, सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालो, नहीं भी यूज़ होंगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान थोड़ी कर रहे हैं वो, ठीक है, लिख के रख लो उनको। और ज़्यादातर क्वेश्चन सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट से ही निकलते हैं। सम निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया, ये आपको इक्वेशन दे रखी थी, ठीक है, और ये आइडेंटिटी यूज़ करके आपने प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकाल लिया, सी ओवर ए यहाँ से आ गया, बी ओवर ए यहाँ से आ जाएगा, जो रेशियो पूछी है वो निकाल सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। अब यहाँ बोला जा रहा है लेट पी बी द कॉमन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस हैं जिनका एक रूट कॉमन है, उसका हम नाम दिया हमने p। If the other root of the first and second equations are integers in the ratio 3:2, then the absolute difference between the other roots of the equations, ये पूछा गया है। ऑल राइट, तो यहाँ मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। पहली इक्वेशन मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ x दे रखा है, यहाँ पे हमें कांस्टेंट टर्म दे रखी है। इनका एक रूट p है, तो p इज़ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन, p इज़ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन। जो इनके दूसरे रूट्स है ना, दे आर इन द रेशियो 3:2। मतलब इसका सेकेंड रूट अगर अल्फ़ा लेके चलता हूँ, इसका सेकेंड रूट अगर बीटा लेके चलता हूँ, तो अल्फ़ा इज़ टू बीटा मुझे दे रखा है 3:2 रेशियो में। क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। और पूछा क्या गया एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द अदर रूट्स, मतलब बेसिकली मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा पूछा गया, एब्सोल्यूट डिफरेंस, क्योंकि मुझे पता नहीं ना कि अल्फा बड़ा होगा, अच्छा होगा तो अल्फा ही बड़ा, 3:2 रेशियो में है, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा पूछा गया मेरे से, ठीक है। एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब पॉजिटिव पूछा गया है। तो अल्फा बीटा की रेशियो 3:2 चल रही है मेरे पास। तो अब यहाँ पे काम करते हैं, अल्फा को हम मान लेते हैं 3a और बीटा को मान लेते हैं 2a, ठीक है। तो जो सेकेंड रूट है इसी इक्वेशन का वो 3a है, दूसरे का 2a है। तो पहली इक्वेशन के आपके रूट बन गए p और अल्फा थे, p एंड 3a, और दूसरी इक्वेशन के रूट्स बन गए p एंड 2a, ठीक है जी। अब इसको रेज कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे a की वैल्यू चाहिए, p इज़ इमटेरियल, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे दूसरे रूट्स का जो डिफरेंस है वो चाहिए मुझे। तो मुझे बेसिकली 3a और 2a का डिफरेंस चाहिए, ठीक है। ये अल्फा था और ये बीटा था, मुझे इनका डिफरेंस चाहिए। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो अगर सम ऑफ रूट यूज़ करता हूँ मैं, मान लो मैंने यहाँ पे सम ऑफ रूट किया p प्लस 3a, तो यहाँ बन गया 8, यहाँ बन गया p प्लस 2a, वो यहाँ से बन जाएगा b। अब अगर इन दो इक्वेशन को देखूँ तो मेरे पास वेरिएबल 3 आ रहे हैं, एक p, एक a और एक b, 3 वेरिएबल, 2 इक्वेशंस, यहाँ से मुझे a और p की वैल्यूज़ नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। इसको एक बार के लिए अभी रख लेते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स यूज़ करो, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना हो जाएगा 3a इंटू पी, वो कितना हो जाएगा c, और यहाँ से कितना होगा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स 2a इंटू पी, वो हो जाएगा 8। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँ, मान लो मैं यहाँ पे कहता हूँ 3AP डिवाइड बाय 2AP करूँगा, दैट वुड बी इक्वल टू c ओवर 8 हो जाएगा। तो मेरा जो पर्पज़ है वो तो c निकालना है या b निकालना, कुछ भी मिल जाए काम बन जाएगा मेरा। c निकल जाएगा तो भी मेरा काम बन जाएगा, b निकल जाए तो भी मेरा काम बन जाएगा। तो मैंने जब इन दोनों को डिवाइड किया, AP मुझे दिख रहा है वो कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे मैं कह सकता हूँ c ओवर 8 की वैल्यू आ रही है 3/2। तो ये यहाँ पे 4 पे कैंसिल हो गया, 4 इंटू 3, तो c की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है जी। तो मुझे c मिल गया, c इज़ 12। अगर c मिल गया तो फिर ये इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास प्रॉपर। तो मेरी जो पहली इक्वेशन थी वो क्या बन जाएगी, अब जो ये वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन मेरी बन जाएगी x² माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर बनेंगे x माइनस 6 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 6 आएगी या 2 आएगी। तो इसके जो रूट्स हैं 6 या 2 है, जिनमें से एक p होगा और एक 3a होगा, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे p को 6 मान लेता हूँ, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये इस इक्वेशन के रूट्स आए हैं, ये p और 3a की वैल्यूज़ आ रही हैं। कौन कितनी आ रही है, एक 6 आ रही है और एक 2 आ रही है। अगर मैं p को 6 मान लेता हूँ तो मेरे पास 3a की वैल्यू 2 आएगी, 3a वुड बी 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना यार, अगर 3a की वैल्यू 2 बनेगी आपके पास, तो फिर यहाँ से a की वैल्यू आपको मिलेगी 2/3, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अगर a की वैल्यू यहाँ पे 2/3 आ जाएगी तो सेकंड इक्वेशन के रूट्स क्या बनेंगे इस इक्वेशन के। आपने p को तो 6 रखा हुआ है, ठीक है ना, p तो आपका 6 है, तो 2a की वैल्यू कितनी होगी, 2a की वैल्यू आपकी बन जाएगी 2 इंटू a इज 2/3, तो ये बन गया आपका 4/3। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में जो रूट्स बनेंगे, पहले के तो रूट्स बन गए 6 और 2, लेकिन दूसरी इक्वेशन के रूट्स में 2a क्या बन रहा है, 2a बन रहा है आपका 4/3। तो इसके रूट्स बनेंगे 6 एंड 4/3, राइट। जबकि उसने बोला है कि जो इक्वेशंस के जो बाकी दो रूट्स हैं इक्वेशंस के, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस के, दे आर इंटीजर्स, वो इंटीजर्स होने चाहिए इन द रेशो 3:2। तो यहाँ तो आपका पहले केस में तो इंटीजर बन जाएगा 2, लेकिन दूसरे केस में आपका इंटीजर नहीं बन पाएगा, वो 4/3 बनेगा, ठीक है। वहाँ पे इंटीजर नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब वी कैन नॉट टेक p एज 6, p की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, सो p कैन नॉट बी 6। तो इसका मतलब p की वैल्यू आएगी आपकी 2, ठीक है। तो p की वैल्यू यहाँ पे 2 है, सो p इज 2, यहाँ भी p की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ से भी p की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है जी। और अब ये इस इक्वेशन के रूट निकाल रहे हो तो 3a की वैल्यू आपको 6 मिलेगी, ठीक है। तो इसका जो दूसरा रूट है 6 है, वो 3a की वैल्यू 6 है, 3a 6, यहाँ से a की वैल्यू 2 आ जाएगी। a की वैल्यू 2 आने का मतलब है 2a की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन के रूट्स आ गए 2 एंड 4। तो कॉमन रूट आपका 2 हो गया। पहली इक्वेशन के रूट्स आ गए 2 और 6, दूसरी के बन गए 2 और 4, 2 इज अ कॉमन। सेकंड रूट पहली इक्वेशन का 6 है, दूसरी का 4 है, ठीक है। तो आपसे इन्हीं का डिफरेंस पूछा गया था। सो आपसे पूछा गया डिफरेंस कितना होगा जो बाकी रूट्स हैं, पहली इक्वेशन का जो अदर रूट है वो 6 है, दूसरी इक्वेशन का अदर रूट जो है 4 है, इनका डिफरेंस पूछा गया था। सो 2 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है जी। ये ध्यान रखना, ऐसे हम रैंडमली नहीं बोल सकते कि p की वैल्यू 6 नहीं आ सकती, 6 आ सकती थी, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये आ गई कि जब आपने p को 6 रखा तो इस इक्वेशन का जो दूसरा रूट है वो इंटीजर नहीं बना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ऑलराइट जी। देखो अब ये आपकी जो इक्वेशन है ये मॉड की फॉर्म में आ रही है, मॉड x इंटू 20 टाइम्स x² प्लस 1 इज इक्वल टू 9 टाइम्स x², ठीक है। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले देखो, ये हमारे पास इक्वेशन है। देखो एक चीज़ समझो पहले तो, कि अगर मैं ये कहता हूँ कि x की वैल्यू मान लीजिए -3 है, ठीक है, मान लो x की वैल्यू -3 है, तो x का जो स्क्वायर होगा वो 9 होगा, राइट। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ मॉड x की वैल्यू विल बी 3, विच मीन्स मॉड x का जो स्क्वायर होगा वो 9 होगा। तो अगर इनको इक्वेट करूँ तो कैन आई से कि मॉड x का स्क्वायर इज सेम एज x का स्क्वायर, वैल्यू सेम ही आएगी। मॉड x का स्क्वायर और x स्क्वायर एक ही बात है,
ठीक है। तो वी कैन रिप्लेस दिस एक्स स्क्वेयर विद मॉड एक्स स्क्वेयर। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे मॉड एक्स दे रखा है, यहाँ मॉड एक्स दे रखा है, इसलिए मैं सबको मॉड की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने देखा कि एक मुझे मॉड एक्स दे रखा था, यहाँ एक्स का स्क्वायर है, तो मैं इसको मॉड एक्स का स्क्वायर कर दूंगा, यहाँ मॉड एक्स का स्क्वायर कर दूंगा, तो एक ही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स स्क्वायर दे आर वन एंड द सेम थिंग। तो आप इसको लिख सकते हो मॉड एक्स इंटू 20 टाइम्स मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 टाइम्स मॉड एक्स का स्क्वायर। अब यार आपकी मर्जी है, इसके बाद अगर मॉड एक्स में कंफर्टेबल हो तो इसको ऐसा सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे भी सीधा सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मॉड में कंफर्टेबल नहीं हो, थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं कोई नई चीज़ आ गई है सामने, तो आप एक काम कर सकते हो, मैंने क्या एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर लिखा यहाँ भी और यहाँ भी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ अपनी कन्वीनियंस के लिए कि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ, ठीक है ना। अगर तो कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है। मॉड एक्स में भी हम इसको क्वाड्रेटिक या क्यूबिक मान के कर सकते हैं, बट अगर मान लो दिक्कत आ रही है तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम मॉड एक्स को लेट से कुछ और वेरिएबल मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। सो लेट मॉड एक्स इज इक्वल टू ए। तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी फिर ए इंटू 20a स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 9a का स्क्वेयर। मैंने मॉड एक्स को a मान लिया, तो ये बन गया a 20a का स्क्वेयर प्लस 1 9 टाइम्स a स्क्वेयर, ठीक है जी। ध्यान रखना वैल्यू हमें x की चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं ये टर्म को इधर लेके आ रहा हूँ, इसको इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये बन जाएगा a इंटू 20a का स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 9a स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैंने a कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया 20a स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 9a इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 20a का स्क्वेयर माइनस 5a माइनस 4a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया a इंटू, यहाँ पर आपका 5a कॉमन आ जाएगा, 4a माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे आप तो 4a माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बन गया फैक्टर मेरा a इंटू 5a माइनस 1 इंटू 4a माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरे फैक्टर्स बन गए। चलो इसको रेज कर लेते हैं। अब ये फैक्टर मेरे पास बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, a ये अकेला है, ठीक है, a इज इक्वल टू 0 हो सकता है, तो इसका मतलब a की वैल्यू या तो 0 है या फिर 5a माइनस 1 0 है, 5a माइनस 1 0 है, यानी कि a की वैल्यू 1/5 है, और 4a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। 4a माइनस 1 0 का मतलब है कि a की वैल्यू 1/4 है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन कह रहा है जितनी भी x की वैल्यूज है उन सबका सम चाहिए मुझे। जब a 0 है, जब a की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब a आपने क्या माना हुआ है, आपने a को माना हुआ है मॉड x को, ठीक है। तो मॉड x की वैल्यू 0 है, विच इम्प्लाइज x की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई। नाउ दिस इज वन वैल्यू, ठीक है। फिर जब a की वैल्यू 1/5 है, व्हेन a इज इक्वल टू 1/5, तो उस केस में a आपने क्या माना हुआ है, a इज मॉड x, ठीक है। तो मॉड x की वैल्यू आपकी 1/5 है। तो यहाँ से मॉड x अगर 1/5 है तो x की वैल्यू कितनी होगी। देखो अगर मैं कहता हूँ ना मॉड x की वैल्यू अगर 3 है, तो इसका मतलब है ऐसा कौन सा x है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 आती है, जिसका मॉडुलस लेके जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 आएगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइन। तो एक तो 3 का मॉड करेंगे तो 3 आएगा, एक -3 का मॉड करेंगे तो 3 आएगा। मतलब अगर मॉड x अगर आपका 3 है तो x की वैल्यू या तो 3 होती है या -3 होती है, क्योंकि 3 की वैल्यू जो 3 है उसका भी मॉड 3 बनता है, जो -3 है उसका भी मॉड 3 बनता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। अगर मॉड x की वैल्यू 1/5 है तो x की वैल्यू या तो -1/5 होगी या फिर वो 1/5 होगी, ठीक है। दो वैल्यूज़ यहाँ से आ गई आपके पास। नेक्स्ट, अगर a आपका 1/4 है, लास्ट वाला, तो इसका मतलब मॉड x की वैल्यू 1/4 है, ठीक है। तो मॉड x की वैल्यू 1/4 होने का मतलब है x की वैल्यू या तो 1/4 है या -1/4 है, राइट। तो ये आपके पास 5 वैल्यूज x की आ रही हैं, 0, -1/5, 1/5, -1/4, 1/4। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन सबका सम पूछ रहा है। तो सम कितना हो जाएगा, 0 + 1/5 -1/5 + 1/4 -1/4 सब कैंसिल हो जाएगा, तो 0 विल बी द आंसर। तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज विल बी 0, ठीक है जी। तो ये एक तरीका करने का था जहाँ पे मैंने जहाँ मैंने एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से भी आप इस तरीके से कर सकते हो आप। सो दिस वाज वन वे।
राइट। दूसरा ये था कि हम एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं करते, हम उल्टा मॉड एक्स को, यहाँ पे जो मॉड एक्स दे रखा है इसको ओपन करते, ठीक है। उसके लिए हम फिर डेफिनेशन यूज़ करते हैं मॉड एक्स की। तो हमारे पास इक्वेशन है मॉड एक्स इंटू 20 टाइम्स एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास अब दो केस बनते हैं, क्योंकि मॉड एक्स बाय डेफिनेशन कितना होता है, देखो मॉड एक्स जो होता है ये होता है इज इक्वल टू एक्स जब x आपका नॉन नेगेटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स आती है जब x आपका नेगेटिव है। अब यार ये मत सोचना कि मॉड एक्स की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो गई, मॉड एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, माइनस एक्स जो है वो पॉजिटिव ही है। क्यों? क्योंकि मॉड एक्स माइनस एक्स तब होगा जब x नेगेटिव होगा, x आपका ऑलरेडी नेगेटिव है, विच मीन्स माइनस एक्स आपका पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे अगर मॉड एक्स को माइनस एक्स लिखा है तो वो माइनस एक्स पॉजिटिव ही बन रहा है क्योंकि x नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ x की वैल्यू -3 है तो माइनस एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी, है ना, माइनस एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो अगर x आपका -3 है तो यहाँ से आप कह सकते हो मॉड x की वैल्यू विल बी 3। तो 3 किसके इक्वल है यहाँ पे, 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो आप ये क्या बोल रहे हो कि मॉड x की वैल्यू जो है माइनस एक्स आ रही है, क्यों? क्योंकि x आपका खुद नेगेटिव है, ठीक है जी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड कि अगर x नॉन नेगेटिव है तो मॉड x के इक्वल बनेगा, x अगर नेगेटिव है तो मॉड x माइनस एक्स के इक्वल बनेगा। ये सिर्फ मॉड x के लिए नहीं, बाकियों के लिए भी अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ मॉड ऑफ x -5 है, इसको एक्सपेंड करना है, तो इसको कैसे एक्सपेंड करोगे आप, मॉड ऑफ x -5 ये खुद के इक्वल आएगा। ध्यान दो, मॉड x इज इक्वल टू x इटसेल्फ, मॉड x अपने बराबर है, x के बराबर है जब x नॉन नेगेटिव है। तो यहाँ भी वही चीज़ आएगी, मॉड ऑफ x -5 खुद के बराबर, x -5 के बराबर ही होगा, कब? जब ये खुद नॉन नेगेटिव है, जब x -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, जैसे मर्जी बोल लो। और मॉड x अपने नेगेटिव के बराबर होगा जब x नेगेटिव है, जब x जो अंदर टर्म है वो नेगेटिव है। तो ऐसे ही अगर x -5 जो अंदर नेगेटिव, अंदर जो टर्म है, अगर ये टर्म नेगेटिव हुई तो इसका जो मॉड है अपने नेगेटिव के बराबर हो जाएगा। सो मॉड ऑफ x -5 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ x -5, ठीक है, माइनस ऑफ x -5 हो जाएगा अगर ये टर्म खुद नेगेटिव है तो, बिकॉज अगर ये नेगेटिव होगा तभी इसका नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा। तो आप इसको ऐसे एक्सपेंड करोगे, ये क्या बन रहा है आपके पास x लेस देन 5, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आपने मॉड ऑफ x + 8 लिखा हुआ है, तो ये किसके बराबर होगा, आप सीधा बोलोगे ये x + 8 के बराबर होगा, खुद के बराबर होगा जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ जी, x + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है x ग्रेटर देन इक्वल टू -8। जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू -8 होगा, इन दैट केस मॉड x + 8 विल बी इक्वल टू इटसेल्फ, ठीक है। या फिर अगर x आपका लेस देन -8 हुआ, यानी कि x + 8 अगर लेस देन 0 हुआ तो फिर ये माइनस ऑफ x + 8 के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको एक्सपेंड करते हैं। आगे चल के इनइक्वालिटीज़ वाले जब मॉडल्स इनइक्वालिटीज़ करेंगे तब भी हम इन चीज़ों को यूज़ वहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये यूज़ करूँगा। यहाँ मेरे पास दो केस बनेंगे, एक होगा जब x आपका नेगेटिव है, दूसरा होगा जब x आपका पॉजिटिव है, ठीक है जी। चलिए, सो पहला केस देखते हैं जब x आपका नेगेटिव है, तो इसको आप नंबर 1 दे दीजिए इक्वेशन को। सो फर्स्ट केस जब x नेगेटिव है, देखो जब x नेगेटिव है तो मॉड x जो होगा दैट विल बी इक्वल टू -x। तो मॉड x आपका -x में ओपन होगा, है ना, तो मॉड x की वैल्यू -x होगी। तो 1 इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, देखो ज़रा, यहाँ आपने लिखा -x, 20 टाइम्स x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 टाइम्स x स्क्वायर। अब देखो यार यहाँ पे ना, क्योंकि x नेगेटिव है, देखो हम लोग क्या करते हैं, अगर मुझे ये बोला जाता है कि 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x, अगर ये ऐसे लिखा जाता है, हम कभी भी इसमें x कैंसिल नहीं करते, कभी ऐसे नहीं लिखते हम लोग, गलत होता है ये, ठीक है ना। क्योंकि ये कैंसिल करने का मतलब क्या है, अगर मुझे बोला जा रहा है 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x है, अगर मुझे ये बोला जा रहा है, ठीक है, तो x कैंसिल करने का सिंपल मतलब है दैट वी आर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x, हम दोनों तरफ x से डिवाइड कर रहे हैं। कैंसिल ऐसे कोई काट नहीं रहा इनको आके, ठीक है ना। कैंसिल करने का मतलब है कि दोनों तरफ हम x से डिवाइड कर रहे हैं। अब ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना कि डिवाइड हमेशा एक नॉन ज़ीरो नंबर से होता है। तो अगर तो आप श्योर हो कि x नॉन ज़ीरो है, x इज़ नॉट इक्वल टू 0,
फिर तो आप कैंसिल कर सकते हो, फिर तो आप x और x काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो कि x 0 है या नहीं है, 0 हो भी सकता है, फिर आप कैंसिल नहीं करते यहाँ पे, फिर आप क्या करते हो, टर्म्स को ट्रांसपोज करते हो इधर। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है, फिर आप इसको फैक्टराइज करोगे। समझा की बात। तो कैंसिल तब करना है व्हेन यू आर 100% श्योर कि x जिससे आप कैंसिल कर रहे हो, जिस भी टर्म से आप कैंसिल कर रहे हो, दैट टर्म इज नॉन जीरो, ठीक है, तभी कैंसिल करना है। अब ये चीज़ यहाँ अप्लाई करो। मुझे पता है x नेगेटिव है, x इज लेस देन जीरो, तो ये वाला केस लेके चल रहा हूँ यहाँ सेकंड वाला, x लेस देन जीरो है, x इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज लेस देन जीरो। तो जब x मुझे पता है कि लेस देन जीरो है, जीरो हो ही नहीं सकता, जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है, तो इसे कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कैंसिल कर सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि x आपका क्या है, नेगेटिव है, वो लेस देन जीरो है, जीरो तो है ही नहीं है, जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा मतलब जीरो नहीं है वो। तो ये क्या बन गया मेरे पास, -20 माइनस मल्टीप्लाई कर दो, -20 एक्स स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू 9x, इसको इधर लेके जाओ तो ये बन जाएगा 20x स्क्र प्लस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये फैक्टर वही बनेंगे जो पहले बने थे, 5x प्लस 1 एंड 4x प्लस 1, चेक कर लो, ठीक है, वही फैक्टर बनेंगे आपके पास, 5x प्लस 1 एंड 4x प्लस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1/5 और -1/4। अब यहाँ पे जो x की वैल्यूज़ आ रही है ना, वो आपको ब्लाइंडली नहीं उनको यूज सबको मान के चल पड़ना कि हाँ यही वैल्यूज़ होंगी। आपको ये भी देखना है कि जो वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं क्या आपकी बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं ना। व्हाट वाज अ बेसिक कंडीशन, आपने मॉड क्या सोच के ओपन किया था, आपने मोड ये सोच के ओपन किया था कि मॉड x शुड बी नेगेटिव, ठीक है। तो क्या यहाँ से आने वाली x की वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, इस केस में दोनों हैं, दोनों हैं तो दोनों काउंट करेंगे, अब हम दोनों को रख लेंगे हम। अगर इनमें से एक भी वैल्यू पॉजिटिव आ रही होती ना तो उसको हम डिस्कार्ड कर देते, ध्यान रखना, अगर इनमें से एक भी वैल्यू पॉजिटिव आ रही होती उसको हम डिस्कार्ड कर देते, क्योंकि आपका x जो होना चाहिए, आपने जो जिस अजम्पशन पे यहाँ पे मॉडल्स ओपन किया है वो अजम्पशन आपकी ये थी कि x हैज़ टू बी नेगेटिव। तो अगर x नेगेटिव आ रहा है तो ठीक है, अगर x पॉजिटिव आ रहा होता तो आपकी ये अजम्पशन गलत हो जाती, ठीक है। तो आप क्योंकि इसको अज्यूम करके मॉड ओपन कर रहे हो, तो अगर यहाँ से कोई भी वैल्यू पॉजिटिव आती तो उसको डिस्कार्ड करते, सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़ को ही यहाँ पे हम कंसिडर करते। चलिए अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड इज व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, उस केस में मॉड x की वैल्यू x हो जाएगी। अब मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, ये बन जाएगी मॉड x की वैल्यू x है इंटू 20x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। अब आप x कैंसिल नहीं कर सकते, यहाँ पे वहाँ कर दिया ठीक है, यहाँ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपकी कंडीशन कह रही है कि x कैन बी ग्रेटर देन 0 और इट कैन बी इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आप खुद बोल रहे हो यहाँ पे कि x 0 हो सकता है, तो अगर x 0 हो सकता है तो आप यहाँ पे x से डिवाइड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कैंसिल x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इस टर्म को इधर लेके आओ, ट्रांसपोज करो टर्म को, तो ये आपका बन गया x इंटू 20x स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है, -9x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया, ठीक है, तो 20x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 1 आपका बन गया, ठीक है। फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर फिर से 5x माइनस 1 और 4x माइनस 1 ही आएंगे, तो यहाँ से x कितना आएगा, यहाँ से x आएगा 0, तो यहाँ से x 0 आ गया, वो पॉसिबल है बिकॉज x कैन बी 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोला है तो x 0 हो सकता है। 1/5 आएगा, 1/5 पॉजिटिव है, 1/4 यहाँ से आएगा, 1/4 भी पॉजिटिव है। तो हमारी कंडीशन थी कि x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वो सेटिस्फाई हो रही है, 0 भी आ रही है और जो ये वैल्यू आ रही है 0 आ रही है, 0 पॉसिबल है, बाकी दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव वैल्यूज़ भी यहाँ पे पॉसिबल हैं, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज़ और ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास बन रही हैं, टोटल 5 वैल्यूज़ हैं। पूछा क्या गया है, सम पूछा गया है, तो अगेन सम आपका -1/5 -1/4 प्लस 0 प्लस 1/5 प्लस 1/4 बनता, सो आंसर अगेन आपका 0 होगा। तो आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर सकते हो, बाय डेफिनेशन, या फिर आप अगर देखो तो अगर x स्क्वायर को आप सीधा मॉड x लिख दे तब भी, मॉड x का स्क्वायर लिख दे तब भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ मुझे दिया गया है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो इक्वेशन मेरे पास है x स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स x माइनस 1, इसका मॉड है -5 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 1 -1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यार, यहाँ पे मैं अगर मॉड x का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर लिखूँ तो फ़ायदा नहीं होगा। सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पे इस वाले x स्क्वायर को मॉड x का स्क्वायर लिख दूँ, मतलब इस वाले को अगर मैं ऐसे लिख दूँ
-5 टाइम्स मॉड x माइनस 1 लिखूँ तो फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं फ़ायदा होगा? कि यहाँ पे मॉड x का स्क्वायर है, यहाँ मॉड x माइनस 1 है, या तो यहाँ पे मॉड x होता, ठीक है, तब फ़ायदा था। मॉड x माइनस 1 से फ़ायदा नहीं होगा। तो इसको हम पिछले तरीके से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको हम प्रॉपर हमें मॉड को एक्सपेंड करके ही करना पड़ेगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है, अगर सेम हम यूज़ करें मॉड की डेफिनेशन को तो क्या आती है? मॉड x माइनस 1। मॉड x माइनस 1 किसके इक्वल होगा? ये खुद के इक्वल होगा। मॉड x माइनस 1 विल बी इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है। खुद के इक्वल होगा। कब होगा? जब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और ये अपने नेगेटिव के बराबर है, माइनस ऑफ x माइनस 1 के बराबर है। कब है? जब x आपका 1 से छोटा है। तो ये दो केस बनेंगे, दोनों ही केसेस हमें यहाँ पे डिस्कस करने पड़ेंगे। चलिए पहला केस देखते हैं। तो केस 1 में लेके चल रहा हूँ, जब x 1 से छोटा है, जब x आपका 1 से छोटा है, उस केस में आप बोलोगे कि मॉड ऑफ x माइनस 1 जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1, यानी कि आपका बन गया 1 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1 हो गया। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? पहली ये बनेगी x का स्क्वायर माइनस 5 इंटू, हाँ जी, मॉड ऑफ x माइनस 1 किसके इक्वल है? 1 माइनस एक्स के इक्वल है, माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो ये आपका बन गया x का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो अब इसके फैक्टर बनेंगे आपके पास x प्लस 6 और x माइनस 1। चेक करो, 6 माइनस एक्स प्लस 6x 5x हो गया और माइनस 6 हो गया, ठीक है जी। फैक्टर बन गए x प्लस 6 और x माइनस 1। x की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस 6 आएगी या 1 आएगी। लेकिन जो मैंने पहले कहा था, हमारी कंडीशन क्या है? हमारी कंडीशन कह रही है x शुड बी लेस देन 1, x आपका 1 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 1 आ रहा है ये मेरा सोल्यूशन का पार्ट नहीं बनेगा। x कैन नॉट बी इक्वल टू 1, x 1 के इक्वल नहीं हो सकता, x को 1 से छोटा होना पड़ेगा। तो इसलिए लिखो कि क्योंकि x आपका 1 से छोटा है तो आप यहाँ से x की एक ही वैल्यू लेके चलोगे माइनस 6। तो पहले केस में एक ही वैल्यू आ रही है माइनस 6, 1 नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे आपने पहली कंडीशन लगाई है कि x हैज़ टू बी लेस देन 1। दूसरा केस, केस नंबर 2। तो केस 2 में क्या है? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, उस केस में मॉड x माइनस 1 की वैल्यू आपकी x माइनस 1 के बराबर आएगी, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई आपके पास? ये बन गई x का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स, हाँ जी, मॉड x माइनस 1 की वैल्यू आपकी x माइनस 1 ही है, माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया x का स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, प्लस 5 माइनस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके फैक्टर बन गए x माइनस 4 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 1 एंड 4, ठीक है, यहाँ 1 और 4 आ रही है। अब यहाँ बोला गया है x शुड बी ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1, x 1 से बड़ा हो सकता है या x 1 के इक्वल भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे x 1 के इक्वल हो सकता है तो ये वाला 1 जो है आपका कंसिडर किया जाएगा, इसको हम काउंट करेंगे। सो इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पॉसिबल हैं, ठीक है, बोथ आर पॉसिबल। तो क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस, तो कितने सोल्यूशन बने आपके पास? तो x की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल हैं? एक तो माइनस 6 पॉसिबल है पहले केस से, या फिर 1 पॉसिबल है, या 4 पॉसिबल है। सो कितने सोल्यूशंस हैं? 3 solutions are possible, right? So option number 3 will be the right answer. I hope समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए अब यहाँ देखो, so what is the sum of all the real roots of this equation? ठीक है जी। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है? मॉड ऑफ x माइनस 3 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन थी। अब इसमें अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मॉड ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3। तो बेसिकली ये इक्वेशन आपकी मॉड x माइनस 3 में क्वाड्रेटिक है, मॉड ऑफ x माइनस 3 में क्वाड्रेटिक है। अगेन जैसे पहले मैंने बोला, अगर कंफर्टेबल हो मॉड x माइनस 3 में क्वाड्रेटिक अज्यूम करके अगर कंफर्टेबल हो सॉल्व करना तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कन्फ्यूजन आती है तो आप इजी काम क्या कर सकते हो, यहाँ पे यू कैन पुट दिस मॉड ऑफ x माइनस 3 एज सम अदर वेरिएबल,
ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के लिए कि हमने मॉड x माइनस 3 को लेट से a पुट कर दिया, बाद में देखेंगे x की वैल्यू कितनी आती है। तो मैंने यहाँ पे अभी के लिए क्या किया, मॉड x माइनस 3 को a पुट कर दिया, ठीक है, काम आसान कर लिया अपना। तो अगर ये नंबर 1 है तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी आपके पास, ये बन जाएगी a इंटू ए प्लस 1 इज इक्वल टू 20। तो इक्वेशन बन गई आपकी a का स्क्वायर प्लस a माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब फैक्टर क्या बनेंगे इसके, a प्लस 5 इंटू ए माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चेक करो, a का स्क्वायर है माइनस 4a प्लस 5a 1 हो गया, 5 माइनस 4 20, 5 और माइनस 4 ये आपके यहाँ पे फैक्टर बनेंगे। तो रूट क्या बन जाएंगे, रूट बनेंगे आपके माइनस 5 एंड 4। तो a की वैल्यू माइनस 5 आएगी या 4 आएगी, ठीक है ना। अब a हमारा है क्या, a इज मॉड x माइनस 3। तो अगर a की वैल्यू माइनस 5 है, इट मीन्स कि मॉड ऑफ x माइनस 3 की वैल्यू माइनस 5 है। नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि मॉडलेस है यार, x माइनस 3 का मॉड है, मॉड की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, मॉड की वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये केस आपका रिजेक्ट हो गया, मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है। मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 5 कभी नहीं होगा, मॉड है आपका, नेगेटिव हो ही नहीं सकता वो, ठीक है। तो पहला केस आपका रिजेक्ट हो गया। फिर अच्छा एक चीज़, अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव होता तो फिर इसको सॉल्व करते आप, ये ध्यान रखना। सॉल्व कैसे करते, जैसे अगला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं कि अगर a की वैल्यू 4 आती, अगर a 4 होता, इसका मतलब है मॉड ऑफ x माइनस 3 की वैल्यू 4 है। इसका मतलब है किस नंबर का मॉडुलस 4 होगा, किस नंबर का मॉड 4 होगा, या तो 4 का मॉड 4 होगा या फिर माइनस 4 का मॉड 4 होगा। मतलब जो यहाँ पे अंदर टर्म है आपके पास, जो ये वाली टर्म है, ये टर्म आपकी या तो 4 होगी तब इसका मॉड 4 बनेगा, मतलब x माइनस 3 या तो 4 होगा तब इसका मॉड 4 बनेगा, या फिर x माइनस 3 ये जो अंदर टर्म है ये माइनस 4 होनी चाहिए तब माइनस 4 का मॉड 4 बनेगा, ठीक है। इसका मतलब x की वैल्यू या तो 7 होनी चाहिए, या फिर यहाँ से करेंगे तो x की वैल्यू आपकी माइनस 1 होनी चाहिए। तो x की दो वैल्यूज पॉसिबल है, 7 और माइनस 1। अगर पहले केस में यहाँ नेगेटिव नहीं होता, फर्स्ट केस में अगर यहाँ पे नेगेटिव नहीं होता, यहाँ भी पॉजिटिव होता, तो यहाँ से भी आपके इसी तरह से जैसे यहाँ पे दो वैल्यूज़ निकाली हैं, दो वैल्यूज़ यहाँ से भी आती, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे भी आपका दूसरा रूट भी नेगेटिव आ गया होता तो फिर आप कहते हैं कि यहाँ पे ये वाला केस भी आपका रिजेक्ट हो जाता। उस केस में आप बोलते हैं कि ये इक्वेशन किसी भी x के लिए, किसी भी रियल x के लिए पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसके 0 रूट हो सकते हैं अगर दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे नेगेटिव आ गई होती, ठीक है, या फिर 2 हो सकते हैं जैसे यहाँ पे हो रहे हैं। पहले केस में नेगेटिव है, वहाँ से वो केस रिजेक्ट हो गया, दूसरे में से 2 वैल्यूज़ आ गई, या 4 वैल्यूज़ आ सकती हैं। 4 वैल्यूज़ मतलब अगर यहाँ से भी मेरे पास वैल्यू पॉजिटिव आ गई होती, ठीक है, तो वहाँ पे 2 वैल्यूज़ वहाँ से आ जाती, 2 यहाँ से आ जाती। अब मेरे पास रियल रूट्स कौन से आए हैं, 7 और माइनस 1। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ द रियल रूट्स। तो क्वेश्चन हमसे इनका सम पूछ रहा है। तो सम बेसिकली सम 7 माइनस 1, मतलब आंसर आपका 6 हो जाएगा। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ बोला गया ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेयर ए बी सी आर रैशनल नंबर्स, ए इज नॉन जीरो। इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 1 प्लस रूट 2, देन आपको देन बी सी अपॉन ए स्क्र आपको सॉल्व करना है। देखो यार एक चीज़ समझो, रूट जो है आपका वो आपको जो एक रूट दे रखा है, ठीक है, वन ऑफ द रूट्स वो दे रखा है 1 प्लस रूट 2, वो एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट आपको इर्रेशनल दिया हुआ है, ठीक है, 1 प्लस रूट 2 इज 1 रूट। अब सोचो यार, अगर मान लीजिए मेरे पास अगर ये वाली इक्वेशन मेरे पास है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसके जो रूट्स आते हैं वो कैसे आते हैं, वो आते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब रूट इर्रेशनल कब बनता है, जब ये डिस्क्रिमिनेंट आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है ना। तो उस केस में आप कह सकते हो कि यहाँ पे अंडर रूट रहेगा, रूट इर्रेशनल बनेगा। तो रूट एक बार माइनस बी प्लस होगा कुछ, एक बार माइनस बी माइनस होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर मैं कहता हूँ एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 3 है इज इक्वल टू 0, ठीक है, या प्लस 2 कर लो आप इसको, प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो इसके रूट्स कैसे आएंगे, इसके रूट्स आएंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र कितना हो गया
16 माइनस 4ac हो गया आपका 8/2। तो ये रूट आ गया आपके -4 प्लस माइनस √8/2, ठीक है ना। तो x आपका आ जाएगा -4 प्लस माइनस यहाँ पे √8 का मतलब 2√2/2, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो रूट क्या बने आपके पास, यहाँ पे रूट यहाँ पे बन गया आपके पास, 2 कैंसिल हो गया, रूट बन गया -2 प्लस माइनस √2। तो एक रूट आपका बन गया -2 प्लस √2, तो दूसरा रूट बन गया -2 माइनस √2। मतलब एक रूट, अब रूट जो है अगर इरेशनल आ रहे हैं तो फिर इसका मतलब वो कंजुगेट पेयर में आएंगे, ठीक है। तो अगर -2 प्लस √2 आपका रूट है तो -2 माइनस √2 भी आपका दूसरा रूट बनेगा। अब यही चीज़ यहाँ अप्लाई होती है। अगर 1 प्लस √2 एक रूट है तो इसका मतलब 1 माइनस √2 इज द अदर रूट, ये दूसरा रूट होगा। तो इरेशनल रूट्स हमेशा कंजुगेट पेयर में आएंगे आपके पास, ठीक है जी। तो 1 प्लस √2 अगर एक रूट है तो 1 माइनस √2 दूसरा रूट है। मुझे रूट मिल गए, जब रूट मिल गए तो मैं ये बी और सी की वैल्यूज निकाल सकता हूँ। इनफैक्ट 3 है, ए भी नहीं पता हमें। चलो देखते हैं क्या रिलेशन बनता है। अभी यहाँ हमारे पास पूछा गया BC डिवाइड बाई A² कितना होगा। खैर रूट मुझे मिल गए हैं, सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो। सम ऑफ रूट्स अगर सम की बात करें, सम बनेगा 1 प्लस √2 प्लस 1 माइनस √2, ठीक है। ये √2 कैंसिल हो जाएगा और सम यहाँ से कितना होता है, वो होता है -b/a। तो -b/a की वैल्यू 2 आ गई आपके पास। यहाँ से आप कह सकते हो b/a की वैल्यू आपके पास -2 आ रही है, ठीक है जी। सम ऑफ रूट लगा के ऐसे अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाते हो यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका क्या बनेगा यहाँ पे 1 प्लस √2 इंटू 1 माइनस √2, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 1 माइनस 2 यानी कि -1। और प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, वो होता है c/a। तो c/a की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो b/a आपका -2 हो गया, c/a आपका -1 हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे BC/a का स्क्वायर कितना होगा। देखो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही बन जाएगा, है ना। मतलब इसको अगर मैं लिखूँ B/a इंटू c/a, तो एक ही बात है BC/a² ही हो गया आपका। B/a कितना आ रहा है, B/a आपका आ रहा है -2 और c/a कितना आ रहा है, वो -1 आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 2 बन जाएगा। सो 2 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। वो ऑप्शन आपको नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है। अब इसमें लर्निंग सिर्फ यही है कि कभी भी एक रूट अगर आपको इरेशनल दिया हुआ है और दूसरी चीज़ कॉफिशिएंट्स आपके रैशनल नंबर्स होने चाहिए, ये भी ध्यान देना। ये रूट्स कंजुगेट पेयर में तभी एग्जिस्ट करते हैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कॉफिशिएंट्स हैं वो खुद रैशनल नंबर्स हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉफिशिएंट्स ABC इररेशनल होते ना तो फिर ये रूट्स कंजुगेट में एग्जिस्ट करे ना करे ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। बट अगर ABC रैशनल हैं, अगर कॉफिशिएंट्स यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक में कॉफिशिएंट्स दे रखे हैं अगर वो रैशनल नंबर्स हैं तो रूट्स अगर रूट एक रूट अगर इररेशनल आ रहा है तो दूसरा भी इररेशनल बनेगा। कंजुगेट और इररेशनल रूट्स हमेशा कंजुगेट पेयर में ही बनेंगे आपके पास। तो अगर 1 प्लस √2 आपको एक रूट दे रखा है तो 1 माइनस √2 ऑटोमेटिकली बनना ही बनना है, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। ऑलराइट, R इज़ अ कांस्टेंट सच दैट ये जो इक्वेशन है इसके 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। हमें पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है, R की कितनी आएगी। 3 रूट चाहिए इसके। तो देखो हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना। अगेन जो हमने शुरू में बात की है, पहले भी मैंने बात की है कि मॉड x अगर 3 होगा तो x की वैल्यू या 3 होगी या -3 होगी, ठीक है जी। उसको यहाँ पे भी लगा सकते हो आप। अगर मॉड ऑफ x² - 8x + r अगर 1 है तो इसका मतलब कि x² - 8x + r की वैल्यू या तो 1 होगी या फिर x² - 8x + r की वैल्यू -1 होगी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इस इक्वेशन के 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, हमें r की वैल्यू निकालनी है कितनी होगी। 3 रूट्स हैं इसके, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये बन गया x² - 8x + r - 1 = 0 और ये हो गया x² - 8x + r + 1 = 0। अब यार इस इक्वेशन के 3 रूट कैसे हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है। ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। तो मुझे पता है क्वाड्रेटिक के रूट्स 2 बनते हैं।
तो 2 रूट यहाँ बनेंगे, 2 यहाँ बनेंगे, टोटल कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे क्या हो सकती है, देखो यहाँ पे 0 रूट भी हो सकता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए तो रूट कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। इनमें से किसी एक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए, दूसरे का पॉजिटिव हो जाए, किसी आर के ऊपर, किसी एक पर्टिकुलर आर के ऊपर, ठीक है, मतलब एक, अब आर की वैल्यू सेम ही रहेगी ना, एक सिंगल वैल्यू रहेगी। तो पहला केस है कि किसी पर्टिकुलर आर के ऊपर इसका भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव हो गया, रूट नहीं आएगा, तो 0 रूट आ जाएगा। किसी पर्टिकुलर आर के ऊपर इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, तो यहाँ से 2 रूट, यहाँ से 0 रूट, या उल्टा इसका पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट, इसका नेगेटिव, तो यहाँ से 2 रूट, यहाँ से 0 रूट, ठीक है, 2 रूट बनेंगे। या फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, तो 2 रूट यहाँ से आ जाएंगे, 2 यहाँ से आ जाएंगे, 4 रूट बन जाएंगे, राइट। 3 कैसे बनेंगे, 3 तब बनेंगे जब किसी एक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 होगा, सो दैट वहाँ से एक रूट रिपीट करे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ बोला 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो रूट अगर रिपीट कर रहा है तो एक ही बार काउंट करेंगे इसको। सो अगर किसी का डिस्क्रिमिनेंट, एक का डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो जाए, किसी का भी, मैं नहीं कह रहा इसका होना चाहिए, इसका हो जाए या इसका हो जाए, किसी एक का भी 0 हो जाए, तो वहाँ से उसका रूट रिपीट कर जाएगा। डिस्टिंक्ट पूछा है तो एक ही बार लेके चलेंगे, और दूसरी इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है उस पर्टिकुलर आर के ऊपर वो पॉजिटिव होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो किसी एक पर्टिकुलर आर के ऊपर इनमें से किसी एक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए और दूसरे का पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तब जहाँ से 0 मिलेगा वहाँ से एक रूट मिलेगा, ऑल दो रूट्स 2 ही आएंगे लेकिन रिपीटेड होंगे ना, तो डिस्टिंक्ट में एक ही बनेगा वो। और जहाँ पे मान लीजिए ग्रेटर 0 आ रहा है वहाँ पे 2 रूट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो टोटल रूट आपके 3 हो गए। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर आर के ऊपर इनमें से किसी एक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए और दूसरे का पॉजिटिव होना चाहिए उसी आर के ऊपर। अब मुझे नहीं पता किसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, किसका पॉजिटिव होगा, तो मुझे वो करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने जाएंगे तो बनेगा 64 - 4 × r-1, तो ये बनेगा 64 + 4 हो गया 68, तो 68 - 4r हो गया, ठीक है। और इधर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो ये बनेगा 64 - 4 × r+1, तो ये आपका बन जाएगा 64 - 4 होगा तो 60 हो जाएगा, तो 60 - 4r, ठीक है जी। अब देखते हैं कि ये 0 होता है या फिर ये 0 होता है, वो देखते हैं। मान लो इसको 0 करते हैं, मान लो मुझे नहीं पता ना कौन सा 0 होगा, तो मान लो कि ये 0 है, ठीक है, ये वाला 0 है। इफ़ 68 - 4r 0 होता है तो यहाँ से 4r की वैल्यू 68 आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी 17, तो r = 17 पुट करूँगा ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ आते हैं, यहाँ पे अगर r को 17 पुट करेंगे तो कितना होगा, 60 - 4 × 17, तो ये हो जाएगा 60 - 68, ये तो नेगेटिव हो गया, ये तो नेगेटिव हो गया। तो इसमें यहाँ से एक रूट आएगा, बट मतलब 2 रूट आएंगे, बट रिपीटेड रूट है, तो मतलब अगर डिस्टिंक्ट की बात करूँ एक ही मिलेगा यहाँ से, लेकिन यहाँ से तो रूट ही नहीं आया, यहाँ तो डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, r = 17 भी आप ये भी बोल सकते हो। अगर इस क्वेश्चन में बोला जाता कि r की कौन सी वैल्यू पे इट हैज़ एग्जैक्टली 1 रियल रूट, एग्जैक्टली 1 रियल रूट, तो आंसर 17 हो गया होता, एग्जैक्टली 1 रियल रूट के लिए, क्योंकि यहाँ से 17 पे आपको एग्जैक्टली एक डिस्टिंक्ट रियल रूट मिल रहा है, 1 डिस्टिंक्ट रियल रूट, ठीक है। और यहाँ से तो नेगेटिव आ गया डिस्क्रिमिनेंट, तो यहाँ से सेकंड केस में तो रूट मिलेगा ही नहीं, इमेजिनरी रूट्स आएगा, रियल तो बनेगा ही नहीं। तो अगर एग्जैक्टली 1 डिस्टिंक्ट होता तो आंसर 17 होता, ठीक है। हमें तो 3 चाहिए, तो मतलब ये वाला केस नहीं बनेगा। तो दिस फर्स्ट डिस्क्रिमिनेंट कैन नॉट बी 0, ये डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं हो सकता, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। तो इस वाले को 0 करके देखते हैं। तो अगर ये 0 है तो यहाँ से आपको r मिल जाएगा 15। अगर ये r15 आप यहाँ पुट करते हो तो यहाँ d कितना आ जाएगा फिर, 68 - 4 × 15, 60, तो ये आ गया 8 विच इज़ पॉजिटिव। अब ये d पॉजिटिव है, इसका मतलब r शुड बी 15। उस केस में क्या होगा, जब r आपका 15 है तो r15 पे आपका ये डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। सो इट विल गिव मी 1 डिस्टिंक्ट रूट, ऑल द रूट्स 2 ही आएंगे, लेकिन डिस्टिंक्ट की बात करेंगे, दोनों रूट इक्वल होंगे, तो डिस्टिंक्ट की बात करेंगे तो एक ही आएगा। और यहाँ पे सेम r = 15 के ऊपर ये इक्वेशन जो सॉरी ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये आपका पॉजिटिव आ रहा है,
तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है कि यहाँ से मुझे अब 2 रूट मिलेंगे, दोनों रियल होंगे। अब क्वेश्चन ये नहीं कह रहा रूट रैशनल है कि इर्रेशनल है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, रियल रूट पूछे हैं तो रूट 2 यहाँ से रियल आ जाएंगे, 2 यहाँ से आ जाएंगे, 1 यहाँ से आ जाएगा, टोटल 3 रूट आ जाएंगे, विच मीन्स कि आर की जो वैल्यू है दैट हैज़ टू बी 15। ठीक है, आर इज इक्वल टू 15 पे आपको ये मिलेगा, 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ बोला गया व्हाट इज द नंबर ऑफ इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है जी, इंटीजर्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंटीजर्स विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, नंबर पूछा है कितने हैं टोटल। ठीक है ना, इक्वेशन मेरे पास है एक्स का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 रेज टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू 1 बननी चाहिए। तो अगर मैं देखूँ ये कैसे कैसे पॉसिबल है, तो अब यहाँ पे एक्चुअल में जो हमें इक्वेशन दे रखी है कुछ ऐसे दे रखी है कि a रेज टू पावर b शुड बी 1। ठीक है, तो कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे a रेज टू पावर b 1 होना चाहिए, 1 हो सकता है। एक चीज़ तो ये है, पहला केस तो ये है कि b अगर आपका 0 है, b आपका 0 है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, a शुड नॉट बी 0, क्योंकि 0 पावर 0 इज़ नॉट डिफाइंड, 0 रेज टू पावर 0 नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड नहीं है। तो b आपका 0 हो जाए बट a 0 नहीं होना चाहिए। तो अब अगर a नॉन ज़ीरो है, सो किसी भी नॉन ज़ीरो की पावर 0 करेंगे तो हमेशा रिजल्ट 1 ही बनता है आपके पास। ठीक है ना, तो पहला केस तो ये है कि b 0 हो जाए बट a कैन नॉट बी 0। चलो ये केस लगा के देखते हैं यहाँ पे। b 0 का मतलब है पावर 0 होनी चाहिए। तो पहला केस ये है कि पावर आपकी 0 होनी चाहिए, x माइनस 1 शुड बी 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन देखना ये है कि क्या इस x इज इक्वल टू 1 पे, क्योंकि अल्टीमेटली आप x ढूंढ रहे हो, आप रूट ढूंढ रहे हो, तो आपका जो वो x है ना वो पूरी इक्वेशन में पुट किया जाएगा। ठीक है, तो जो ये x है ये पूरी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ पुट करेंगे, पावर पुट करेंगे, 0 हो जाएगा। लेकिन देखना ये क्या नीचे बेस में पुट करने से क्या बेस 0 तो नहीं हो रहा। अब यहाँ पे x को 1 पुट करो, 1 माइनस 7 प्लस 11 होता है, तो 12 माइनस 7 5 बन जाएगा। तो बेसिकली 5 पावर 0 हो जाएगी, 1 बन जाएगा। तो x इजिकल टू 1 को बेस में पुट करके बेस 0 नहीं हो रहा, नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए यहाँ से x ऐसा आ रहा होता जिसमें जो बेस में पुट करके बेस भी 0 बन जाता आपका, तो उस x को आप रिजेक्ट कर देते। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, तो यहाँ पे x इजिकल टू 1 आपका हम कंसिडर कर लेंगे इसको। दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है, दूसरी कंडीशन है यार a आपका 1 हो जाए। अगर a 1 है तो पावर जो मर्जी हो, फर्क नहीं पड़ता, 1 रेज टू एनी पावर, कुछ भी पावर कर दो, ठीक है, 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब बेस आपका जो है a जो है आपका दैट शुड बी 1। ठीक है, तो सेकंड केस आपका बनता है कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 है ये आपका 1 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका बन गया x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5 और 2। अब ये दोनों ही वैल्यूज़ हम कंसिडर करेंगे क्योंकि इससे पावर का कोई लेना देना नहीं है, पावर जो मर्जी हो, b जो मर्जी हो, 1 रेज टू एनी नंबर इज़ 1। ठीक है, तो पावर आपकी, हाँ ऑब्वियसली बात है, रियल होनी चाहिए, 5 और 2 पुट करके रियल ही बनता है ना। तो दोनों केसेस यहाँ, दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। कम टू केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 क्या हो सकता है जो ज़्यादातर स्टूडेंट मिस कर सकते हैं, ये केसेस हमें दिख जाते हैं। थर्ड केस होता है ना, वो ये होता है कि आपका जो बेस है वो -1 हो जाए। अब -1 रेज टू द इवन नंबर आप करोगे जब भी, वो 1 होना चाहिए, 1 होगा। 1 की पावर जितनी मर्जी कर दो 1 रहती है ना, 1 की पावर तो ऑड इवन जो मर्जी कर दो 1 ही रहेगी। लेकिन अगर -1 हुआ तो -1 की पावर आपकी इवन होनी चाहिए, तो वो भी 1 बनता है। इसका मतलब आपका जो बेस है a वो -1 होना चाहिए और b शुड बी इवन, b आपका इवन होना चाहिए, जो पावर है आपकी वो इवन होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये भी केस लगा के चलते हैं। बेस मतलब यहाँ पे x का स्क्वायर -7x प्लस 11 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा x का स्क्वायर -7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यूज आ जाएंगी 3 और 4, मतलब फैक्टर अगर बनाऊँ मैं यहाँ पे तो फैक्टर इसके बन जाएंगे x माइनस 3 और x माइनस 4। ठीक है, इक्वल टू 0, x की वैल्यूज आ जाएंगी 3 और 4।
लेकिन ये दोनों वैल्यूज़ कंसिडर नहीं करूँगा मैं चेक करूँगा इनमें से कौन सा x है जो पावर को इवन करेगा। सो जब आपके पास x3 होगा तो पावर क्या है यहाँ पे x माइनस वन, x माइनस वन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, वो इवन नंबर है, इसका मतलब 3 कंसिडर किया जाएगा, 3 को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। जब x आपका 4 है, व्हेन x इज 4, उस केस में x माइनस वन की वैल्यू 3 आएगी विच इज़ ऑड। मतलब अगर मैंने जैसे पहले कहा जो आप x ढूंढ रहे हो वो सिर्फ पावर में या बेस में पुट नहीं होगा, वो पूरी इक्वेशन में पुट होगा। तो जब आप x को 4 पूरी इक्वेशन में पुट करोगे क्या मिलेगा, बेस आपका तो -1 बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पावर आपकी बनेगी 3, तो ये बनेगा -1 रेज टू द पावर 3, और नंबर पावर में आ गया तो -1 बन जाएगा, तो 1 नहीं बन पाएगा वो। तो हम यहाँ पे इस 4 को कंसिडर नहीं करेंगे, 3 कंसिडर करेंगे, 4 नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यही 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो x की कौन कौन सी वैल्यूज़ यहाँ हमारे पास बनी, x बना हमारे पास पहले केस से बना 1, ठीक है, यहाँ से बना 2 और 5, 2, 5 और यहाँ से बना हमारे पास 3, ठीक है जी। तो ये 4 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं x की, राइट, जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो इसका अगर आंसर मार्क करेंगे, आंसर वुड बी 4। क्वेश्चन कह रहा है कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, तो 4 वैल्यूज़ यहाँ हमारे पास पॉसिबल है इसकी, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, ये इस सेशन का लास्ट ही क्वेश्चन था। आई होप कि जो चारों ही हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, जिसमें पहली 3 क्लासेस के अंदर हमने बेसिक्स किए हैं, ठीक है ना, बेसिक किया और थोड़े से क्वेश्चंस किए, इनफैक्ट जो कॉन्सेप्ट किए, अगर बेसिक नहीं बोलना चाहिए, लगभग जितने कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमने लगभग सारे यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है। तो और उसके बाद जो यहाँ पे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए वो आपको समझ आए होंगे, राइट। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई, अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।